अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ़ अज़हर आपके साथ हाज़िर है। और आज हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने कल भी बता दिया था, कि हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश जिसे कहा जाता है वो है। बेसिकली हेपेटाइटिस की डेफिनेशन या उसकी तारीफ़ क्या है। हेपेटाइटिस बेसिकली कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन या सोजिश जिगर की, जिसके बाद सोजिश के बाद क्या होता है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो वो जिगर सुखना शुरू हो जाता है और उसके बाद कंप्लीट सुकड़ जाता है और उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस या उसके आगे फर्दर मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि मैं क्यों अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि उर्दू में समझाऊँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं जिसमें वो लफ्ज़ फाइब्रोसिस का यूज़ होगा, सिरोसिस का यूज़ होगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का यूज़ होगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का। लेकिन मेरे इन वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आम पॉपुलेशन को ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी समझाना है, ताकि उन लोगों को समझ आए कि जिगर की सोजिश होती क्या है। ना कि मैं इंग्लिश में सारी बातें करके चला जाऊँ और बातें करने को आऊँ तो मैं इंग्लिश में बहुत सी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के ऊपर बहुत लंबी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आराम से सिंपल बातें से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा कि जिगर की सोजिश होती क्या है। तो ये तो थी जिगर की सोजिश का डेफिनेशन हेपेटाइटिस की। अब इसकी वजूहात क्या होती हैं। देखें, हम इनकी वजूहात को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं वायरल, एक को हम कहते हैं नॉन वायरल। यानी एक जो वायरसेस की वजह से होती है, एक जो वायरसेस के बगैर और वजूहात होती हैं। जो वायरल हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है। उसके अलावा जो अदर वायरसेस हम कहते हैं कि इन वायरसेस के अलावा भी कुछ वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस कर सकते हैं। उनमें साइटोमेगालो वायरस है, हर्पीज़ वायरस है और एप्स्टीन बार वायरस है और इस तरह और वायरसेस हैं। और इसके अलावा और भी इन्फेक्शंस हैं जो कि कॉजेज़ कर सकते हैं लिवर हेपेटाइटिस। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें शिस्टोसोमियासिस है, उसमें टीबी है, ठीक है। उसके अलावा अदर कॉजेज़ हैं। अदर कॉजेज़ में जो लोग अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उसकी एक तादाद है। उस पर एक पूरा डिबेट की जा सकती है कि कौन सी अल्कोहल किस टाइप की कितनी पिए तो उससे हेपेटाइटिस हो सकता है। उसके बाद आ जाता है फैटी लिवर। फैटी लिवर का होता है क्या 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 कहते हैं। फैटी लिवर बेसिकली नेफल्ड और नैश दो बीमारियां होती हैं और ये फैटी लिवर की वजह से होती हैं। फैटी लिवर होता है बेसिकली जैसे आपकी स्किन पे चर्बी चढ़ जाती है, इस तरह जिगर के ऊपर भी चर्बी चढ़ जाती है और वो चर्बी आहिस्ता आहिस्ता जिगर की सोजिश करना शुरू कर देती है। और ये चर्बी को इतनी लोग बहुत ज़्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन ये इतनी लाइट लेने वाली चीज़ नहीं है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है और इसका सबसे बेहतरीन इलाज वज़न का कम करना है। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो सबसे ज़्यादा 5 to 10% वेट आपने अपना रिड्यूस करना है। अब आ जाते हैं कि ये तो वजूहात मोटी मोटी मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है जिसमें हमारी अपनी ही क़ुव्वत मुदाफ़त हमारे अपने जिगर के ख़िलाफ़ लड़ने लग जाती है और अब जिगर को नुकसान पहुँचाना शुरू करती है और जिगर की सोजिश हो जाती है। तो ये सारी वजूहात हैं हेपेटाइटिस की। उसके अलावा कुछ वजूहात हैं जो कि नहीं मालूम, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, अननोन, यानी मालूम नहीं कि क्यों हेपेटाइटिस हो गया लेकिन हेपेटाइटिस हो जाता है। कुछ ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, जैसे कि टीबी की दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो हैं और बहुत सी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी है। ये सारी जो हैं बेसिकली हेपेटाइटिस कर सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उन डिटेल में नहीं जा रहे। तो अब आ गया जी क्लिनिकल फ़ीचर्स, यानी कि किस तरह ये प्रेजेंट करेगी, किस तरह डॉक्टर के पास मरीज़ आता है या क्या क्या बीमारियां लेके आता है। इसको समझने के लिए आपको तीन चीज़ों को मैं आपको समझा दूं कि ये तीन स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं हेपेटाइटिस को। एक, जब वायरस आपके खून में दाखिल होता है उस टाइम उसकी अलामात और होती हैं। फिर वो खून से जिगर में जाके हेपेटोसाइट्स जिगर के सेल्स के अंदर चला जाता है और उस टाइम उसकी और अलामात होती हैं। और तीसरा, जिगर जब उसको या तो क्लियर करना शुरू कर देता है या फिर वो क्रॉनिक हो जाता है। तो इसको हम तीन स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं प्रोड्रोमल स्टेज, एक को इक्टेरिक स्टेज और तीसरी कन्वालेसेंट स्टेज कहलाती है। लेकिन ये आप लोगों को समझने के लिए नहीं है, ये मैं वैसे बस उन लोगों को, जो इन लोगों को ये मेडिकल से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए ये तीन स्टेजेस हैं। लेकिन मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि जब वायरस दाखिल होता है खून के अंदर तो जैसे बाकी वायरसेस करते हैं ये भी वही करता है। क्या करता है? फीवर कर देगा, बुखार होगा, आपको भूख लगना कम हो जाएगी, दिल ख़राब होगा, उल्टी होगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे जैसे ज़ुकाम लगा होगा, ठीक है। जिस्म में दर्दें होंगी, माइल्जियास जिसे हम कहते हैं, जोड़ों में दर्दें होंगी, आर्थराइल्जियास कहते हैं, फटीग होगी, हर वक्त थकावट थका थका महसूस करेगा। ये
तो तब की स्टेज है जब वायरस अभी खून में दाखिल हुआ है। उसके बाद वायरस चला गया लिवर में। अब जब वायरस एक दफ़ा लिवर में चला जाए और जिगर के सेल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, तो उस स्टेज पे जो है ये करता है जॉन्डिस, जिसे हम कहते हैं पीला यरकान। बेसिकली जैसे कि आंखें पीली हो जाएंगी, छोटा पेशाब पीला हो जाएगा, बड़े पेशाब का रंग सेम रहेगा। हेपेटाइटिस में बड़े पेशाब का रंग बदलता नहीं है। उसके बाद आ जाएगा कि जी इसमें और क्या 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 चीज़ें हो सकती हैं। जब जिगर में चला गया तो वो जिगर के एंजाइम्स बढ़ा देता है। जैसे कि कई लोग कहते हैं जी हमारा ALT बढ़ा हुआ है, AST बढ़ा हुआ है। ये वो स्टेज है जिसमें जिगर को जाके नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तीसरी चीज़ क्या होगी, जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें जिगर का साइज़ बढ़ा हुआ मिल सकता है, जिसे हम हेपेटोमेगैली कहते हैं कि जिगर का साइज़ बढ़ गया, जिसमें कई डॉक्टर आपको बताएंगे जी आपका जिगर का साइज़ बढ़ गया अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो ये वो स्टेज है जिसमें ये चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा स्टेज जिसे कन्वालिसेंट स्टेज कहते हैं, उसको मैं आम फहम में समझाता हूँ कि या तो आप इस स्टेज में अपने आपका हेपेटाइटिस जो है वो रिकवर कर जाएगा, या आपका हेपेटाइटिस जो है वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा, यानी कि लंबे अरसे की बीमारी के स्टेज में चला जाएगा। जब ये अपने आप को क्लियर करना शुरू करेगा, समझ लें अगर तो आप अपने आप को रिकवर करना शुरू करते हैं, तो इस स्टेज में आपका बुखार जो है उतर जाएगा, आपके अंदर जो अलामात हैं वायरीमिया की वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, यानी फ्लू लाइक सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपका यरकान जो है वो पीला यरकान कम होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। छोटा पेशाब जो बहुत पीला हुआ था वो आहिस्ता 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 वापस अपने कलर पे आ जाएगा, और इस तरह आप नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप चले जाते हैं क्रॉनिक स्टेज में, अगर हेपेटाइटिस जो है वो रिकवर नहीं करता और वो लंबे अरसे, उसमें टाइप्स हैं ये बेसिकली, हेपेटाइटिस A और E रिकवर कर जाते हैं, हेपेटाइटिस B और C जो है वो क्रॉनिक स्टेज में जा सकते हैं। हेपेटाइटिस B जो है वो 10% उसके चांसेस होते हैं क्रॉनिसिटी के, और हेपेटाइटिस C के 90% चांसेस होते हैं क्रॉनिसिटी के, अगर इलाज ना किया जाए तो इस तरह करके वो क्रॉनिसिटी में चला गया या फिर लंबे अरसे की स्टेज में चला गया, तो उसमें वो वायरस जो है आपके लिवर के सेल के अंदर बैठ जाएगा, आपके लिवर को डैमेज करना शुरू कर देगा, और उसमें लिवर में डैमेज करने के बाद 3 चीज़ें वो कर सकता है। या तो जिगर का सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, अगर लंबा चला तो जिगर पूरा सिकुड़ जाएगा, जिसे सिरोसिस कहते हैं। या फिर अगर जिगर सिकुड़ जाएगा हेपेटाइटिस C के चक्कर में, तो उसके बाद उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर 10 साल के बाद 10% चांसेस होता है कैंसर बनने का। उसके बाद जो है हेपेटाइटिस B में बग़ैर सिकुड़े भी जिगर में कैंसर के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ये जिगर DNA में जाके आपके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद इनसे क्या होता है, जब जिगर सिकुड़ना शुरू होता है या जिगर सिकुड़ जाता है तो उससे क्या होता है जिसम में आपके अलामात जो हैं वो पेट में पानी पड़ने की आ सकती हैं, उल्टियाँ खून की आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा बड़े पेशाब में खून आ सकता है, जिसमें कहते हैं कि काला पेशाब, बड़ा पेशाब काला हो सकता है। तो ये जो अलामात हैं ये शो करती हैं कि जी इसमें जिस्म में बंदे के जिगर जो है वो सिकुड़ने की तरफ जा रहा है, या कैंसर का पता चल सकता है। अच्छा जी, अब आगे हम आते हैं, ये तो हमारी थी जिस मरीज़ प्रेजेंट करता है। अब आगे इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है हेपेटाइटिस का। देखिए जी, हेपेटाइटिस का डायग्नोसिस करने का तरीकाकार है कि इसमें ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें CBC किया जाता है, INR किया जाता है। CBC में आपको खून की कमी मिल सकती है, पेशेंट को WBC काउंट बढ़ा हुआ मिल सकता है, प्लेटलेट्स कम मिल सकते हैं, ठीक है। INR में जो है वो INR बढ़ा, जिसका मतलब खून पतला हुआ है। ये सब चीज़ें शो करती हैं कि जिसम जो जिगर है वो अपने उस स्टेज में चला गया जिसमें सिकुड़ने की स्टेज में चला गया है। आगे वो कंपनसेटेड है कि डीकम्पनसेटेड है, वो आगे डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद इसके डायग्नोस करने का तरीकाकार ये कि हम हेपेटाइटिस की सीरोलॉजी करते हैं, यानी हेपेटाइटिस का टेस्ट भेजते हैं। हेपेटाइटिस A का IgM IgG भेजते हैं, हेपेटाइटिस B का सरफेस एंटीजन भेजते हैं, anti-HCV भेजते हैं, anti-HEV भेजते हैं IgM एंड IgG, और anti-HDV भेजते हैं D के लिए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हमें बताती हैं कि इसमें वायरस है कि नहीं है। लेकिन ये फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव। असल जो टेस्ट हैं जो कि B और C में वो PCR है। PCR जो है वो आपको तादाद भी बता सकता है वायरस की, और टाइप भी बता सकता है वायरस की। बहरहाल इसको डायग्नोसिस उसके बाद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो उसमें हम ANA करते हैं, ठीक है। और ऑटो इम्यून वर्कअप, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ या एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ वगैरह, ये सब हम करके देख सकते हैं, या anti-LKM एंटीबॉडीज़ वगैरह ये करते हैं। तो ये सब टेस्ट वगैरह हो के हमें टाइप का पता चल सकता है कि जी इस पेशेंट में कौन सी टाइप का हेपेटाइटिस है। तो अल्ट्रासाउंड भी इसके अलावा हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें देखना होता है कि जिगर सिकुड़ रहा है, कि जिगर सिकुड़ने की स्टेज में जा रहा है कि नहीं। अगर तो जिगर के सिकुड़ने का शक हो तो फिर हमें बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसमें हमें अर्ली स्टेज पे फाइब्रोसिस मिल जाता है, पता जाता है कि जिगर सिकुड़ने की स्टेज में जा रहा है। वरना हमें अल्ट्रासाउंड अच्छी रिपोर्ट बता सकता है कि जी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है कि सिकुड़ने की स्टेज में जा रहा है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और इलाज करना है। अच्छा जी, अब हम आखिरी चीज़ पे आते हैं कि ट्रीटमेंट और
इसकी प्रिवेंशन क्या है। देखें, ट्रीटमेंट तो हर वायरस की अपने हिसाब से करनी है, वो हम इंशाल्लाह मैं हर वायरस के ऊपर अलग एक टॉपिक और एक वीडियो बनाऊंगा और उनकी ट्रीटमेंट उसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन ये है कि जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये फीको ओरल रूट से फैलते हैं, यानी कि मुंह और बड़े पेशाब के रास्ते से फैलते हैं। तो इसमें बेहतरीन हल वही है कि आपने अपनी हाइजीन अच्छी रखनी है, हाथ धोने हैं, ठीक है, खाने को अच्छी तरह पकाना है। अगर आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं तो वहाँ गंदा पानी ना पिएँ, फ़िल्टर पानी यानी या उबला हुआ पानी पिएँ, ठीक है। उसके अलावा आप खाना जो है वो अंडर कुक ना खाएं, कुक्ड बिल्कुल अच्छी तरह कुक अपने सामने करवा के खाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो है जो बी और सी हेपेटाइटिस है वो उसमें हम खून से ट्रांसमिशन होती है। तो खून के ट्रांसमिशन का मतलब ये है जिसे हम पैरेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं कि उसमें आप किसी की जो है वो खून ना लगवाएं हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट किए बगैर, ट्रांसफ्यूजन ना करवाएं। उसके अलावा आप किसी का ब्लेड यूज़ ना करें, किसी का टूथब्रश यूज़ ना करें, किसी की सिरिंज यूज़ ना करें, ठीक है। ये सारी ट्रांसमिशन ये प्रिवेंशन में आती हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की कोई प्रिवेंशन नहीं क्योंकि वो जेनेटिकली होता है, ठीक है। इस तरह अल्कोहल की प्रिवेंशन ये है कि आप अल्कोहल को छोड़ दें। तो अदर वायरसेस की प्रिवेंशन ये है कि अदर वायरसेस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें जाएं। तो ये सारी बेसिकली प्रिवेंशन भी हर वायरस के ऊपर हम हर वायरस का जो वीडियो बनाएंगे और हर डिजीज़ का जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपरली एक एक वायरस की डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा बताने का मकसद ये था कि जिगर की सोजिश होती क्यों है, उसकी डायग्नोसिस का तरीकाकार क्या है और उसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन मोटी मोटी क्या है। अगर आपका कोई सवाल है जिगर की हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश के मुतालिक हो तो ज़रूर कमेंट्स में करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें ताकि लोगों में आगाही पैदा हो सके कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की डिजीज़ और हेपेटोलॉजी की डिजीज़ क्या हैं। मैं इंशाल्लाह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी की तमाम डिजीज़ पर बारी बारी अपनी वीडियो बनाऊंगा और उर्दू में कोशिश करूंगा जितनी से ज़्यादा बना सकूं ताकि आम लोगों को मेरा पैगाम पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।